हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेन शॉक्स। तो इस वीडियो सीरीज में हम कर रहे हैं नीलिट के साइंटिस्ट सी और डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस सीरीज में मैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग और बेसिक मैथ्स, इन तीन टॉपिक्स के चार पेपर लिया मैंने, उसके क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बेसिक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, अभी हम एप्टीट्यूड के कर रहे हैं। ठीक है, ये एप्टीट्यूड की सेकेंड वीडियो होगी। और ये जो पेपर है, ये पेपर है नीलिट का, ठीक है, जो लिया था MEITY के लिए। ठीक है, और ये 2022 का जो अभी हुआ था। और ये साइंटिस्ट किसका है? डी का है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 के 30 क्वेश्चंस वीडियो में हम करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए bought an article and spent ₹110 on its repair. He then sold it to B at 20% profit. B sold it to C at a loss of 10% and C sold it for ₹1180 at profit of 10%. What is the amount for which A bought the article? ठीक है, A ने कोई आर्टिकल खरीदा, उस पे 110 रुपए लगाए, ठीक है, रिपेयर पे। तो उसका कॉस्ट प्राइस टोटल हो गया जितने में लिया प्लस 110 रुपए। उसने फिर बी को बेचा 20% पे। ठीक है, तो अब ए के लिए सपोज करो मैं कॉस्ट प्राइस मान लेता हूं एक्स। ठीक है, एक्स क्या है? एक्स में जितने का उसने खरीदा प्लस 110 रुपए जो उसकी जेब से लगे। ठीक है, अब ये देखो उसने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पे। ठीक है, मतलब एक्स प्लस एक्स का 20%। अब देखो डायरेक्ट करता हूं मैं एक्स। अब उसने बी को कितने में बेचा होगा? एक्स इंटू 1 + 20/100। ठीक है, ये अमाउंट क्या आ गया? सेलिंग प्राइस आ गया किसके लिए? ए के लिए। और कॉस्ट प्राइस आ गया बी के लिए, है ना, बी को इतने में पड़ा। अब इसके बाद क्या है? बी ने सी को बेचा 10% लॉस पे, मतलब बी के लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बी के लिए 1 - 10/100, 10% लॉस पे बेच दिया। अब ये कितना होगा बी के लिए? सेलिंग प्राइस। अब सी को इतने प्राइस में मिला होगा, अब सी ने इसको 10% प्रॉफिट में बेचा, तो इसका प्लस 10% कर लो। और जो सी ने बेचा है वो अमाउंट भी हमें दिया हुआ है, वो है 1188। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो आएगा एक्स इंटू, ये इसको काटेंगे 20 बोला था ना, यस, 1/5। तो ये आ गया 6/5 इंटू ये 10, ये आएगा 9/10 इंटू ये 11/10। ठीक है, इजिकल टू 1188। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1188 इंटू 5/6 इंटू 10/9 इंटू 10/11। ठीक है, 11 11 कैंसिल, आ जाएगा 108। ठीक है, 9 कटेगा 12, 12 नया 6 दूनी 12। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000। तो 1000 पे क्या था? कॉस्ट प्राइस ए को कितने का पड़ा, है ना। बट उसमें इन्होंने क्वेश्चन का आंसर क्या पूछा है कि व्हाट इज द अमाउंट फॉर विच ए बोट द आर्टिकल, ए ने कितने में लिया। तो 1000 रुपए में क्या था? उसका रिपेयर का भी तो इंक्लूडेड था, वो भी तो उसकी कॉस्ट हो गया। तो कितने में लिया? 1000 - 110 यानी कि 890, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन एमटीए में गया। ठीक है, उसका रीजन भी आई थिंक देखते हैं क्या होगा। कि इन्होंने बोला कि इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स इट वाज फाउंड दैट 50 यूज्ड द कॉलेज लाइब्रेरी, 40 had their own library and 30 borrowed books of these. 20 used both college library and their own. 15 used their own library and borrowed books, and 10 used college library and borrowed books. How many students use the all three sources of books? ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है कि 100 स्टूडेंट है। अब 50 तो कॉलेज की लाइब्रेरी यूज करते हैं। ठीक है, 40 अपनी लाइब्रेरी यूज करते हैं ना, इन्होंने ये लिखा है। और 30 कहीं ना कहीं से बोरो करते हैं बुक्स। अब 20 अपनी लाइब्रेरी कॉलेज लाइब्रेरी दोनों को यूज करते हैं, 15 अपनी लाइब्रेरी और बुक्स बोरो करते हैं, 10 कॉलेज लाइब्रेरी और बोरो बुक करते हैं। कितने स्टूडेंट्स ऑल थ्री सोर्सेस यूज करते हैं? तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन जब नेट पे सर्च किया तो यहाँ पे ऑन बुक्स लिखा था लाइब्रेरी। अब या तो हो सकता है कि इस वजह से किया हो, बट और कोई रीजन तो दिखा नहीं। तो चलो इसको कर लेते हैं फिर भी ऑन लाइब्रेरी के हिसाब से भी। अब देखो तीन चीजें,
वेन डायग्राम बना देते हैं। ठीक है, अब इसमें है ए बी सी। ठीक है, ए सपोज कर लेते हैं कि कॉलेज लाइब्रेरी। ठीक है बी को लिख देता हूं ऑन लाइब्रेरी, है ना, ओएल। सी को लिख देता हूं बोरोड, बी बोरोड बुक्स। अब देखो, तो अब अगर जो टोटल स्टूडेंट्स हैं 100, वो किसके इक्वल होंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कॉलेज लाइब्रेरी यूज करते हैं प्लस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जिनकी अपनी लाइब्रेरी है या फिर अपनी बुक्स है इनके पास, है ना। अगर अगर इस वजह से इन्होंने एमटी किया तो, है ना, अपनी लाइब्रेरी है प्लस जिनके जो बुक्स बोरो करते हैं। ठीक है, माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि जिनकी कॉलेज लाइब्रेरी से बुक लेते हैं और अपनी लाइब्रेरी भी है, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि अपनी लाइब्रेरी और बुक्स बोरो करते हैं, माइनस ए इंटरसेक्शन सी, यानी कि कॉलेज लाइब्रेरी प्लस बुक्स बोरो करते हैं, प्लस तीनों सोर्स यूज करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये चीज हमें फाइंड करनी है। तो किसके इक्वल आएगा? 100 इज इक्वल टू, ये कितने लोग हैं? 50 प्लस 40 प्लस 30 माइनस 20 माइनस 15 माइनस 10 प्लस एक्स। ये हमें एक्स फाइंड करना है। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 100 माइनस, ये आएगा 50 40 90 30 120 प्लस 20 15 20 10 30 45। ठीक है, ये आ जाएगा -20 45 -20 25। ठीक है, ऑप्शन डी। तो सही तो ऑप्शन बन रहा है, बट मार्क्स टोल दिया गया है, ये चेक कर लेना एक बार। 63, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 450 किलोमीटर। A train starts from A and moves toward B at average speed of 15 km per hour. Another train starts from B 20 minutes earlier than train A, है ना, A से 20 मिनट पहले चल देती है, and moves toward A at an average speed of 20 km per hour. How far from A will two trains meet? तो अब देखो, सबसे पहले तो ये हो गया स्टार्टिंग पॉइंट दोनों की, एक ए, ये हो गया बी, ये टोटल है 450 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो, अगर दोनों सेम टाइम पे चलती ट्रेन तो अब तो हम क्या करते कि दोनों की स्पीड को प्लस कर देते। ठीक है, और डिस्टेंस निकाल देते। बट अब क्या है, बी में पे चलती है 20 मिनट पहले। तो अब ये देखते हैं कि बी की स्पीड अगर 20 किलोमीटर पर आ रहा है, तो वो 20 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, 20 इंटू 20/60, है ना। क्योंकि ये इसको आवर्स में करने के लिए आएगा 20/3 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस से ऑलरेडी ट्रेवल कर लेगी बी वाली ट्रेन, मतलब ये आ जाएगा 20/3। तो ये आ जाएगा 450 माइनस, अब ये एक ऐसा पॉइंट है ये वाला, और ए इस सेम टाइम पे बी वाली ट्रेन यहां से चल रही होगी और ए वाली ट्रेन यहाँ पे। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 450 माइनस 20/3, ये आ जाएगा 450 इंटू 3 - 20, तो आ जाएगा 1330/3 किलोमीटर। ठीक है, अब देखो आमने सामने आ रही है ट्रेन, अब किसी ना किसी पॉइंट पे तो मिलेंगे आप आके। एक ही स्पीड अगर कम है तो चलो यहां मान लो, अब दोनों की जो स्पीड है ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड प्लस हो जाएगी। ठीक है, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कितने टाइम बाद मिलेंगे। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 1330/3, और स्पीड दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो स्पीड नेट स्पीड जो रिलेटिव स्पीड है प्लस हो जाएगी, तो 35। ठीक है, ये कट जाएगा 1330 डिवाइड बाय 3 × 35। ये पहले 5 से करेंगे, 5 दूनी 10, 5 6 266 7, तो ये 7 या 21, हाँ 7 या 21 और 8 38/3। इतने टाइम बाद ट्रेन कहीं ना कहीं मिलेंगी। ठीक है, अब ए से कितना दूर है, तो ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है 15, और टाइम कितना 38/3, तो 5, 38 × 5, ये आ जाएगा 190, है ना।
190 किलोमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन टू बैंक्स ए एंड बी आर इन रेशियो 5 एंड रेशियो 4. A person wants to deposit total savings in two banks in such a way that he receive equal half yearly interest from both. He should deposit the savings in ratio. अब देखो सिंपल है, देखो दोनों में इंटरेस्ट सेव होना चाहिए. इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100. ठीक है, टी टाइम, टाइम सेम है तो इसका मतलब अमाउंट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होना चाहिए ना. ए में मान लो ए में कर रहा है पी ए, उसमें ए में रेट कितना है 5x, है ना, 5:4 है. सपोज करो बी में अमाउंट कर रहा है पी बी और रेट है 4x, तो पी ए डिवाइड बाय पी बी 4/5, ऑप्शन बी. ठीक है, बस ये चेक कर लिया करो कि रेशो ए एंड बी पूछा है, बी एंड ए. ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ हो सकती है अगर वो थोड़ा ट्रिक करना चाहे तो. नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, कि a clock gaining 3 minutes every hour was synchronized at midnight with clock losing 2 minutes per hour. एक क्लॉक जो है 3 मिनट गेन कर लेता है हर घंटे में और दूसरा 2 मिनट लॉस करता है हर घंटे में. तो उनको हमने सिंक्रोनाइज कर दिया, मतलब एक टाइम सेट कर दिया रात को 12 बजे, मिडनाइट. अब क्या है, हाउ मेनी मिनट्स द क्लॉक लूजिंग टाइम विल बी बिहाइंड एट 11 इन द फॉलोइंग मॉर्निंग. अब देखो कोई क्लॉक है, अब कोई तो 3 मिनट गेन कर रहा है, एक लॉस कर रहा है. ठीक है, ओवरऑल जो गैप हो जाएगा 5 मिनट्स का हो जाएगा दोनों में. ठीक है, तो वो हो रहा है हर घंटे में, हर घंटे में 5 मिनट का गैप आ रहा है दोनों में. और 11 बजे पूछ रहा है सुबह, रात को 12 बजे से लेके सुबह 11 बजे तक 11 घंटे हो गए. हर घंटे में 5 मिनट का डिफरेंस आ रहा है दोनों में, तो 11 घंटे में आ जाएगा 55 मिनट का, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए विलेज करंट बर्थ रेट पर थाउजेंड लिखा है. ठीक है, इज 55, मतलब अगर 1000 लोग हैं तो पर 1000 लोग के क्या बोलते हैं उसको, कि 1000 लोग हैं तो 55 लोग पैदा हो रहे हैं. ठीक है, whereas corresponding death rate is 34 per thousand. The net growth rate in terms of population increase will be, परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट होता है? 100. ठीक है, कि 100 के कंपैरिजन में कितने लोग बढ़ रहे हैं. तो अगर हम देखें 55 पैदा हो रहे हैं, 34 मर रहे हैं, तो टोटल 21 जो है पॉपुलेशन, 21 लोग ओवरऑल इंक्रीज हो रहे हैं पर थाउजेंड. ठीक है, अब परसेंटेज में करना है तो इंटू 100 कर दो बस, तो 2.1%. वही बात होगी ना, अगर 1000 पर थाउजेंड जो हो रहा है 21 है, तो पर 100 होगा 2.1. ठीक, वही चीज है सेम, ऑप्शन डी. 67, इफ an article is sold at 8% profit instead of 8% loss, it would brought the rupees 12 more. Find the cost price of the article. तो ये बोल रहा है कि अगर हम किसी आर्टिकल को अगर 8% प्रॉफिट पे बेचते, हमने 8% लॉस पे बेचा है, तो ये बोला कि अगर हम उसको 8% प्रॉफिट पे बेचते तो हमें 12 रुपए और मिल जाते हैं. तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा? अब सपोज करो कॉस्ट प्राइस एक्स है, 8% लॉस पे बेच रहा हूं, मतलब मैंने कितने में बेचा? 0.92x पे. 8% प्रॉफिट पे बेचता है, इसका मतलब मैं बेचता एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स, वो आ जाएगा 1.08. तो ये है कॉस्ट प्राइस. तो डिफरेंस कितना आता है इसमें? 12, यानी कि 1.08x माइनस 0.92x. ये किसके इक्वल आता है? 12. और ये क्या है? 8 8 16.16x इक्वल टू आता 12 के. तो x आता 12 डिवाइड बाय 0.16, तो 16 × 100. ठीक है, तो ये 4×3 = 12, चौक चौक 16, 4 25, 25×75. ठीक है, 75 रुपये क्या आ गया इसका कॉस्ट प्राइस. अब देखो 8% लॉस होता तो कितना होता है ना, ये चेक कर ले. 75 × 0.92. ठीक है, 69 रुपए में बेचता, अभी हमने 69 रुपए में बेचा इसको,
तो हमने बोला कि 69 बेचा है, 8% लॉस पे। हम बोलते हैं कि अगर 8% प्रॉफिट पे बेचते, मतलब 81 पे, तो देखो दोनों में डिफरेंस कितना था, 12 रुपये हमें और मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रॉफिट लॉस का है कि बाय सेलिंग 33 मीटर्स ऑफ क्लॉथ वन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 मीटर्स, फाइंड द गेन परसेंट। कि अगर मैं 33 मीटर कपड़ा बेचता हूं तो मेरे को कितना गेन मिलता है, जितना 11 मीटर का सेलिंग प्राइस था। तो अब सपोज करो इसकी जो सेलिंग प्राइस है कपड़े का, वो 1 रुपीज पर मीटर है, ये मान लो चलो, है ना। मैंने क्या किया, मैंने 33 मीटर कपड़ा बेचा, तो मुझे 33 रुपीज मिले। ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस होगा कितने का, 33 मीटर का। ये है मेरा सेलिंग प्राइस। अब इसमें मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है, कि जितना मुझे 11 रुपए, सॉरी 11 मीटर के सेलिंग प्राइस, जो कि 11 रुपए है। ऑब्वियसली ना, सेलिंग प्राइस क्या है, 1 रुपी पर मीटर, तो मतलब प्रॉफिट जो है 11 रुपीज है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ये हो गया मेरा कॉस्ट प्राइस। अब गेन परसेंटेज क्या है, तो 11 प्रॉफिट यानी कि गेन डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो आ जाएगा 50%, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड इज 19 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, कॉपर इज 9 टाइम्स एज हैवी एज वाटर, इन व्हाट रेशियो शुड बी द मेटल मिक्स सो दैट मिक्सचर वी मे बी 15 टाइम्स एज हैवी एज वाटर। ठीक है, गोल्ड देखो, अब जो मिक्सर एलिगेशन का क्वेश्चन है, गोल्ड 19 टाइम्स हैवी है, कॉपर 9 टाइम्स, हमें बनाना है 15 टाइम, तो 19 माइनस 15 4, 15 माइनस 9 6, तो ये गोल्ड है, ये क्या है कॉपर। तो यहां से 6:4 आ जाएगा, यानी कि 3:2, 3 पार्ट गोल्ड का, 2 पार्ट कॉपर का। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान है कि व्हाट लार्जेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 69, सॉरी 99। ऑप्शन ए जो है, देखो सबसे पहले बड़ा नंबर उठा लो, ये तो हमें, ये है कि इसमें कोई ट्रिक वगैरह की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम ऑप्शन से करेंगे। देखो सबसे बड़ा नंबर तो यही है, अब ये तो डिवाइड नहीं होगा, देखो 99, 99 और 9 बच जाएगा। उसके बाद बड़ा नंबर जो है ये डी है, देखो अब ये देखो ये पूरा हो जाएगा। ठीक है, 99 एक है, 99 एक है, तो आ जाएगा 1010, डिवाइड करके इतना आ जाएगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये भी सी हो जाएगा, बट ये लार्जेस्ट नहीं है, तो ऑप्शन डी सही है। 71। The average score of boys in examination is 71. That of girls is 73. The average score of school in that examination is 71.8. Find the ratio of the numbers of boys to the girls appeared in the examination. ये भी मिक्सर वाला क्वेश्चन से भी कर सकते हैं, बाकी हम थोड़ा वैसे भी देख लेंगे कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। देखो 71 कितना है, बॉयज का है, 73 गर्ल्स का है, बॉयज गर्ल्स। और एवरेज कितना है दोनों का, पूरे स्कूल का 78.9। ठीक है, तो 71.8 माइनस 71.8 और 73 माइनस 1.8, ये आएगा 1.2, है ना। तो ये रेशो आ जाएगा, तो इसको काटेंगे अगर 0.4 से, तो 3:2, बॉयज का गर्ल्स से, बॉयज टू द गर्ल्स। ठीक है, बॉयज टू द गर्ल्स 3:2। ठीक है, अब अगर इसको करना हो क्वेश्चन का, अगर आपने क्या हो रहा है इसमें, इसको हम क्या कर सकते हैं। देखो सपोज करो कि एक्स नंबर ऑफ बॉयज हैं, वाई नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। अब अगर बॉयज का एवरेज 71 है, तो बॉयज को टोटल नंबर मिले होंगे 71 इंटू एक्स, सारे बॉयज के नंबर मिला के। सिमिलरली गर्ल्स के नंबर मिला के 73 इंटू वाई होंगे। अब पूरे स्कूल का एवरेज है 71.8, पूरे स्कूल का 71.8। अब पूरे स्कूल को टोटल नंबर कितने मिले, जितने बॉयज को मिले प्लस जितनी गर्ल्स को मिले, यानी कि 71x प्लस 73y, और टोटल स्टूडेंट्स हो गए x प्लस वाई। ठीक है, इसको मैं x y से डिवाइड कर देता हूं, तो 71 xy y प्लस 73 डिवाइडेड बाई xy y प्लस 1। ठीक है, xy y को p लिख लो, और वहां से xy की वैल्यू निकाल लो, तो वहां से रेशो आ जाएगी 3:2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ठीक है, ये हो गया शॉर्टकट।
तो दोनों चीज आएंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन कि 12 children take 16 days to complete a work which can be completed by 8 adults in 12 days. 16 adults starting working and after 3 days 10 adults left and 4 children joined them. How many days will it take them to complete the remaining work? ठीक है। सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो 12 बच्चे जो हैं 16 दिन में वो काम पूरा करते हैं, तो जो चिल्ड्रन है उसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1 डिवाइड बाय 12 इंटू 16। तो 12 इंटू 16 192, 1 बाय 192। इनकी एफिशिएंसी है कि अगर एक बच्चा काम करता तो उसको 192 डेज लगते और एक दिन में 1/92 काम करता है। सिमिलरली अगर हम एडल्ट की बात करें कि 8 एडल्ट जो है 12 दिन में कर देते हैं, तो मतलब एक एडल्ट करेगा 12 इंटू 8 यानी कि 96, यानी कि इसकी एफिशिएंसी होगी 1/96 कि एक एडल्ट एक दिन में 1/96 काम करता है। अब क्या हुआ, 16 एडल्ट ने काम करना स्टार्ट किया। ठीक है। अब 3 दिन बाद क्या हुआ, 3 दिन बाद 10 एडल्ट, 10 आदमी चले गए, 4 चिल्ड्रन ने ज्वाइन कर लिया। अब बाकी बचा काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो सबसे पहले हम देख लें कि 3 दिन में 16 एडल्ट ने कितना काम किया होगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि अब एक दिन में एक एडल्ट 1/96 काम करता है ना, ठीक है, इंटू 16। तो ये क्या आ गया, एक दिन में 16 लोगों ने कितना कितना काम कर दिया, इंटू 3। तो ये आ गया 3 दिन में 16 लोगों ने कितना काम किया। तो 16 6 3 6 2 हाफ, मतलब आधा काम पूरा हो गया। 16 लोगों ने 3 दिन में आधा काम कर दिया। अब बचा काम कितना, आधा। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास कितना है कि 10 एडल्ट लेफ्ट कर दिया, मतलब हमारे पास 6 एडल्ट है प्लस 4 चिल्ड्रन जो होंगे, हमारे पास 4 बच्चे हैं। तो ये कितने दिनों में काम पूरा करेंगे, कितना, हाफ। हाफ काम देखना है क्योंकि हाफ तो कंप्लीट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि 6 इंटू एडल्ट का काम है 96 प्लस 4 चिल्ड्रन काम करते हैं 1/192। ये कितने दिन काम करेंगे, एक्स दिन काम करेंगे और कितना काम कर देंगे, हाफ। ठीक है, रिमेनिंग। तो यहां से आ जाएगा 1/16 प्लस ये आ जाएगा 1/48, एक्स इज इक्वल टू हाफ। 1/16 ये आ जाएगा 48 और 3 4। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी ये 12, 12 उधर गया, 12/2 6। ठीक है, 6 दिन में काम करेंगे बाकी, वो इतना बाकी बचा है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि वो कौन से दिन पूछ रहे हैं। अब देखो टोटल इसको अगर काम को देखें कितना दिन लगे हैं, 9 दिन लगे हैं, कि 6 तो रिमेनिंग और 3 पहले। बस ये ध्यान रखना कि टोटल पूछ रहे हैं कि रिमेनिंग। देखो ठीक है, वैसे 9 ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 9 ऑप्शन में होता और ये पूछ लेते कि टोटल कितना टाइम लग गया, तो 9 सही होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन एन इंजीनियरिंग कॉलेज एवरेज सैलरी ऑफ ऑल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स फॉर मैकेनिकल ट्रेड इज रुपीज 2.45 lakhs per annum. That of engineering graduate from electronics trade is 3.56 lakhs per annum. The average salary of all mechanical and electronics graduates is 3.12 lakhs per annum. Find the least number of electronics graduate passing out from the institute. अब वही है बस, ये भी मिक्सर और एलिगेशन वाला क्वेश्चन है। कि मैकेनिकल का देखो सबसे पहले इन्होंने पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स के कितने बंदे होंगे ना, चलो देखते हैं कि मैकेनिकल का एवरेज जो है पैकेज 2.45 है, इलेक्ट्रॉनिक का 3.56 है, और जो एवरेज है सबका मिला के वो है 3.12। ये मैकेनिकल, ये ईसी। ठीक है, तो 3.12 माइनस 312 माइनस 245, ये आ जाएगा 0.67, और यहीं पे आ जाएगा 4 4। ठीक है, ये रेशो होनी चाहिए, यानी कि पॉइंट कैंसिल करेंगे तो मैकेनिकल और ईसी की रेशो जो होनी चाहिए वो 44/67। ठीक है, लीस्ट नंबर, तो मतलब रेशियो है ना कि ये भी हो सकता है कि 44 और 67 हो,
ये भी हो सकता है कि 88 और 67 का 2 कितना आ जाएगा, 67 इंटू 2 134 हो, ठीक है। लीस्ट कितना होगा 61, क्योंकि हाफ तो नहीं हो सकता, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 20 odd काउंटिंग नंबर्स इज, ठीक है, 1 + 3 + 5। 20th odd नंबर क्या हो जाएगा, 20th odd नंबर हो जाएगा, जैसे 3 है, ये सेकंड है, तो 2, 2 × 2 - 1, 2 × 3 - 1, 2 × 20 - 1 यानी 39, ठीक है। 39 होगा 20th odd नंबर, ठीक है। अब सम पूछा है, सम हमें पता है क्या होता है कि n/2 यानी कि नंबर, टोटल नंबर डिवाइड बाय 2, a + l, फर्स्ट टर्म प्लस 39, ये एपी है ना, ऐसे। तो 10 × 40 यानी कि 400, ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द शेडेड रीजन a - b और a - b बार a × b बार, ठीक है। देखो अब इसमें कैसे कर सकते हैं, या तो हम ऐसा मान लें कि ये पूरा a है, ये b है, ठीक है, ये पूरा a है, ये b है, तो a - b लिख सकता हूँ कि a - b कर दूंगा तो a, जो पूरा a है पूरा सर्कल, उसमें ये वाला पार्ट निकाल दो, बस ये बचेगा a - b, है ना, तो ये हो सकता है। फिर a अगर सही है तो b सही नहीं हो सकता ना, a - b का बार कॉम्प्लीमेंट, सी है a × b कॉम्प्लीमेंट, ये इंटू हो गया इंटरसेक्शन। अब देखो इसमें मान लो, चलो एक यूनिवर्सल सेट है, ये a है, ये b है, ठीक है। अब b, a क्या है, a तो ये पूरा है, ठीक है, पूरा a है। अब b कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मतलब b ये वाला है, एक मिनट, ये a है, ये b है, b कॉम्प्लीमेंट हो गया b के बाहर वाला, ये वाला पूरा, ऐसा मान लो। तो बस ये अंदर वाला गोला नहीं लेना, ठीक है। अब जो ग्रीन वाला है वो है पूरा ए, और जो वॉयलेट वाला है वो है बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का इंटरसेक्शन, दोनों का कॉमन क्या है, दोनों का कॉमन यही तो है, ठीक है, तो इसलिए सी भी सही है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा, बोथ ए एंड सी। 76 है कि ए पर्सन ऑफ हाइट 2 मीटर वॉन्ट्स टू गेट ए फ्रूट विच इज एट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 10/3, if he stands at a distance of 4/√3 from the foot of the pole, the angle at which he should throw the stone so that it hits the fruit। देखो ये एक फ्रूट है, ठीक है, सॉरी, पोल है और एक बंदा खड़ा है। हाँ, पोल की हाइट है 10/3 और बंदे की हाइट जो है वो मान लो 2 मीटर है, ये बंदा है, और यहाँ पे फ्रूट है। अब इसको ऐसे फेंकना है, ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है हमें, किस एंगल पे फेंकना है। अब इसकी हाइट 2 मीटर है, अब पूरा ये है जो है पूरा 10/3 है, अब ये कितना होगा, 10/3 माइनस अपना 2, तो ये हो जाएगा 4/3। अब जो डिस्टेंस जो है 4/√3 है। अब थीटा ये फाइंड करना है, तो ये थीटा किसके इक्वल होगा, ये tan थीटा आ जाएगा ना, tan थीटा आएगा 4/3 डिवाइड बाय 4/√3, तो आ जाएगा 1/√3, तो यहां से थीटा आ जाएगा 30, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ टीवी सेट्स बाय 30%, सेल डिक्रीज बाय 20%, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट्स ऑफ शॉप। की कह रहा है कि अगर हम टीवी का प्राइस 30% बढ़ा देते हैं तो सेल 20% कम हो जाती है, तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा। तो इसको भी एग्जांपल ले लो, बहुत सिंपल सी, कि मान लो हर टीवी का प्राइस 100 रुपए है, ठीक है। अब 100 रुपए है, 100 टीवी बेचते हैं पहले, 100 रुपए पर टीवी, ये मान लो कि मेरे पास, मैं हर महीने 100 टीवी बेच देता हूँ 100 रुपए में पर टीवी, तो मेरे पास 10,000 रुपए आते हैं हर महीने। अब मैंने क्या किया अभी कि मैंने सोचा कि प्राइस बढ़ा देता हूँ, कि मैंने 30% प्राइस बढ़ा दिया, तो मैंने 130 रुपीज कर दिया इसका,
उससे क्या हुआ, मेरे टीवी कम बिकना चालू हो गए, मेरे 80 टीवी बिक रहे हैं, 20% बोल दिया ना। देखो 100 लेने का मतलब ये होता है कि परसेंटेज कुछ मल्टीप्लाई ना करना पड़े, है ना। 20 पर 100 का 20%, 20 हो गया, 20 माइनस, अब मेरे 80 टीवी बिक रहे हैं। तो अब मुझे ओवरऑल कितने रुपए मिल रहे हैं, 80 × 130, मुझे मिल रहे हैं एक 10,400 रुपये। तो सबसे पहले तो मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, डिक्रीज। अब कितना प्रॉफिट हुआ, 400 रुपये, कितने पे, 10,000 पे। परसेंटेज निकाल लो, है ना, 4% आ गया, कि 4% मेरी सेल ज्यादा ही हो रही है, मतलब अमाउंट बढ़ रहा है ओवरऑल। नेक्स्ट जो है 25,000 इज बोरोड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 3% फॉर फर्स्ट ईयर, 4% सेकेंड ईयर, 5% थर्ड ईयर। फाइंड द अमाउंट टू बी पेड आफ्टर 3 ईयर। देखो तो अमाउंट जो आएगी, देखो 25,000 है, पहले साल कितना है 3%, तो 1 + 3/100, ठीक है। दूसरे साल कितने, 4%, 1/4/100, और तीसरे साल है 1 + 5/100। तो ये आ जाएगा 25,000 इंटू 103/100 इंटू 104/100। बस इसमें थोड़ी कैलकुलेशन मुश्किल होगी, और ठीक है। 103, 100 ये कैंसिल हो गया, 5 करेंगे 21, ये 20, ये 0 कैंसिल गया, ये 52 हो गया, 4 हो गया, ये 13 हो गया। तो चलो ये कर सकते हैं फिर भी, 103 13 इंटू 21, ठीक है, ये बन गया। तो इतना चलो कर सकते हैं पेपर में। ये आ जाएगा 28,119, ठीक है, ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया कल्चर डबल्स एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट में डबल हो जाती है। तो अप्रोक्सीमेट हाउ मेनी मिनट्स इट विल टेक द पॉपुलेशन टू ग्रो फ्रॉम 1000 टू 5 lakhs, ठीक है, हर 2 मिनट में डबल हो रही है। तो अगर देखो, इसका मतलब 1000 हुआ, 1000 था स्टार्टिंग में, 2 मिनट बाद कितनी हो जाएगी, 2000, अगले 2 मिनट बाद 4000, अगले 2 मिनट बाद 8000, फिर 2 मिनट बाद 16,000, फिर 2 मिनट बाद 32,000, फिर 2 मिनट बाद 64,000, फिर, ठीक है, ये आई थिंक समझ आ गया होगा कि ये 2 की पावर में जा रहा है, ठीक है। यहां से अप्रोक्सीमेट आ जाएगा, देखो 512,000। तो ये आ गया, देखो 2 मिनट, 4 6 8 10 12 14 16 18, ठीक है। तो ये है 2 की पावर 0, ये है 2 की पावर 9। तो 9 मतलब 2 की पावर 9 टाइम्स हो रहा है। तो एक मतलब जब डबल हो रहा है हर 2 मिनट बाद, तो 9 × 2 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो ये 3 क्वेश्चन एक साथ हैं। इन्होंने क्या बोला है कि द शेयर ऑफ रेवेन्यू obtained from each type by capacity of connection sold by VSNL out of total revenue of VSNL from the sales of connection year 2021, ठीक है। तो VSNL क्या है, क्या था, विदेश संचार निगम लिमिटेड। अगर आपने पढ़ा हो तो ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, PSU आई थिंक, इसको टाटा को बेच दिया गया था, ठीक है। तो VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। तो उसके बारे में है कि उसके जो कनेक्शंस हैं, रिवेन्यू शेयर दिखाया हुआ है। अब देखो इसमें क्या है, ये जो साथ में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसमें इन्होंने बताया है कि नहीं, इसमें इन्होंने ढंग से बताया नहीं है। बट ये क्या है, ये एंगल दिए कि जैसे पूरा 360 डिग्री है, उसमें 144 72, इसको सम करके देख लो कि 144 प्लस 72 प्लस 43.2 प्लस 28.8 प्लस 38.4 प्लस 33.6, ठीक है, 360 आ गया। तो एंगल दिया हुआ है। तो उस हिसाब से जैसे 2 Mbps के कनेक्शन होंगे 144 डिग्री, मतलब टोटल का अगर 144 डिवाइड बाय 360, तो उस 40%, ठीक है, ये दिया उन्होंने। और फिर दिया कि जो टोटल रेवेन्यू था वो 15 लाख था, और नंबर ऑफ कनेक्शन जो थे वो थे 10,000। तो अब 15 लाख है, हर चीज का हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं, बट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर देखेंगे
कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम 256 kbps कनेक्शन टू दैट ऑफ 128 kbps इन 2021। तो रेशियो ऑफ रेवेन्यू, देखो रेशियो ऑफ रेवेन्यू के लिए हमें रेवेन्यू निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जो परसेंटेज या फिर हमें वो दिया हुआ है कि इतना पार्ट है तो उसकी रेशियो निकाल सकते हैं। देखो 256 और 128, तो 38.4 डिवाइड बाय ये 38.4 डिवाइड बाय 33.6, ठीक है 38.4 डिवाइड बाय 33.6, तो आ जाएगा 1.14, ऑप्शन डी। ठीक है, वैल्यू निकालने की जरूरत इसमें नहीं है, देखो तभी हमने नहीं निकाला अभी। नेक्स्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है। इसको ध्यान से पढ़ो कि इन 2021 GE Capital decided to purchase 51 Mbps connections and 100 512 kbps connections from BSNL। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 Mbps के 50 कनेक्शन लेंगे और 100 कनेक्शन लेंगे 512 kbps के, which gives a bulk discount of 12.5% on any purchase exceeding 10,000 in value। तो VSNL क्या क्या करता है कि अगर 10,000 से ज्यादा का अमाउंट बन रहा है आपका, तो उस पर 12.5% आपको डिस्काउंट दे देगा। वट इज द अमाउंट दैट GE कैपिटल पेज फॉर दीज कनेक्शन गिवन दैट 1 Mbps कनेक्शन फ्रॉम 25% एंड 512 kbps कनेक्शन फ्रॉम 20% ऑफ द टोटल ऑफ द कनेक्शन। what is the amount that GE these connections given that 1 Mbps connection from 25%। अच्छा, तो ये बोला कि जितने टोटल कनेक्शन थे उसमें से 25% 1 Mbps के थे, 20% 512 के थे। इसका मतलब देखो टोटल कनेक्शन 10,000 थे और 1 Mbps है कनेक्शन अपने 25%, यानी कि ये हो गए 2500, और 512 थे 20%, यानी कि ये हो गए 2000। ठीक है, इतने कनेक्शन हो गए। अब इसमें से क्या है, उनको चाहिए 1 Mbps वाले 50 और 512 वाले 100, और उसको 50 तो ये कनेक्शन चाहिए, 100 ये कनेक्शन चाहिए। ठीक है, अब क्या, अब हमें निकालना पड़ेगा। देखो 72 डिग्री है, टोटल 15 लाख है रेवेन्यू, तो 1 Mbps से रेवेन्यू देखो कितना आएगा, 72 डिवाइड बाय 360 इसका है ना एंगल, इंटू 15 लाख, तो 15 ही लिख लेते हैं, लाख लिखेंगे पूरा, इंटू 15, तो ये आ जाएगा 3 लाख। और इसका आ जाएगा 43.2 डिवाइड बाय 360 इंटू 15 लाख, 43.2 डिवाइड बाय 360 इंटू 15, ये आ जाएगा 1.8 लाख। ठीक है, टोटल रेवेन्यू आ गया हमारे पास ये। अब इसमें इन्होंने कनेक्शन नंबर ऑफ कनेक्शन भी बोला हुआ है, तो हम पर कनेक्शन का निकाल लें 1 Mbps का पर कनेक्शन। अब इसका प्रॉफिट जो है रेवेन्यू है 3 लाख है, 3 लाख है, और जो कनेक्शन है 2500 है, तो 3 लाख बटा 2500 है ना, 3 लाख डिवाइड 2500, तो इसकी कॉस्ट होगी 120 रुपए पर कनेक्शन होगी। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा 512 है, तो इसका टोटल रेवेन्यू है 1,80,000 और नंबर ऑफ कनेक्शन है 2,000, तो इसकी है 90 रुपए पर कनेक्शन। ठीक है, ये आ गया। अब जो GE कैपिटल है उसको क्या चाहिए, 50 कनेक्शन तो ये चाहिए, तो GE कैपिटल जो है उसको 50 रुपए 50 कनेक्शन चाहिए 120 रुपए वाले, कि 120 इंटू 50 मतलब 6,000, प्लस उसको 100 कनेक्शन चाहिए 90 रुपए वाले, यानी कि 9,000, तो उसको 15,000 कि जो अमाउंट बना, बिल बना 15,000 का बना। बट और क्या है हमारे पास कि डिस्काउंट तो दे रहा है वो, 15,000 हो गया, 10,000 के ऊपर ही है, तो 15,000 पे डिस्काउंट मिल रहा है 12.5, तो इसको पे करना है 1 - 12.5/100। ठीक है, तो 15,000 इंटू 87.5, ठीक है 15,000 इंटू 87.5 डिवाइड बाय 100, 13,125, ऑप्शन ए। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ BSNL's रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ 1 Mbps कनेक्शन इन 2020 वाज 2,20,000, कि 1 Mbps का जो रेवेन्यू था वो था इतना,
व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द सेम इन 2020 टू 21। ठीक है, तो ये देखो हमने निकाल लिया कि 21 में 3 लाख हो गया, इंक्रीज कितना हुआ 80,000, तो परसेंटेज इंक्रीज हो गया 80,000 बटा कितने से इंक्रीज हुआ, 2,20,000 से परसेंटेज। तो 80,000, 80,000 ठीक लिखा मैंने, 40, यस 40, तो 800/22, 36.66। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 83 टू 88, यानी कि 6 क्वेश्चन है, आर बेस्ड ऑन द टेबल गिवन बिलो which represent the percentage growth in volume of sales of 5 brands of motor cars across the year mentioned and the projected increase in the period 2021 to 26। देखो परसेंटेज क्या दिया है, ग्रोथ। अब इसका मतलब क्या है कि 2006 से लेके 2011 में ग्रोथ कितनी है, 15%। इसका मतलब यह है कि अगर 2006 में, क्या बोला इन्होंने, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, कि मान लो 2006 में 100 कार बिक रही थी, तो इतने पीरियड में 15% ग्रोथ हुआ, यानी कि 2011 में 115 कार बिक रही हैं। ये मतलब हुआ होंडा सिटी का। सिमिलरली, ठीक है, 100 तो नहीं बोलेंगे हम, एक्स बोलेंगे। अब देखो, अब होंडा सिटी की बात करते हैं, चलो, कि मान लो एक्स बिक रही थी 2006 में, 15% बढ़ गई, इसका मतलब 1.15x। ठीक है, बिक रही है कितने में, 2011 में। अब 2011 में बिक रही है 1.15x, 11 से लेके 16 तक 20% और बढ़ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी बिक रही है, 1.15x इंटू 20% ग्रोथ, तो 1.21 इतनी। ठीक है, सिमिलरली ये ऐसे कर करके, तो ये समझ आ गया। उस हिसाब से हम क्वेश्चन देखते हैं। इसके थोड़ा सा दिक्कत ये है कि इसमें आपको कैलकुलेशन ज्यादा है और हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होगा, ये दिक्कत है। चलो फिर भी देख लेते हैं कि इफ इन 2021 सेल्स ऑफ ईच ऑफ द ब्रांड्स ऑफ कार्स वाज 2,35,950, then how many of the given brands had sale of more than 1,65,000 in 2021। अब ये क्या बोल रहा है, देखो, ये बोला कि 21 में इसने हमें बता दिया कि आपकी इतनी सेल थी, तो ये बताओ कि 2011 में किसकी सेल 1,65,000 से ज्यादा थी। अब देखो होंडा सिटी में देखो, अब अगर ये मान लो कि अगर ये एक्स है, 2011 में इसकी सेल एक्स है किसी भी कार की, तो चलो होंडा सिटी की बात करते हैं, 2011 से 2016 में इंक्रीज हुआ 20%, यानी कि 1.2x। और 16, ये 16 की है, ठीक है, 16 से 21 में ग्रोथ हुआ 25%, यानी कि 1.2x इंटू 1.25। ठीक है, हमें ये चीज दी हुई है 2,35,950, ये चीज पूछी है कि 1,65,000 से ज्यादा है कि नहीं, तो बस ये दिक्कत है इसमें। अब देखो इसको 1.2x इंटू 1.25, ये किसके इक्वल है, 2,35,950। अब x की वैल्यू निकालने, 2,35,950 डिवाइड बाय 1.2 इंटू 1.25। ठीक है, बस ये कैलकुलेशन का दिक्कत है, 1.25, तो ये आ गया 1,57,300। ठीक है, तो ये होंडा सिटी तो गई। ठीक है, सिमिलरली अब देखो, यहाँ पे 10% है, यानी कि 1.1x इंटू, यहाँ पे ग्रोथ है 1.2x, सॉरी एक्स नहीं, एक्स की जरूरत नहीं है, ये है 2,35,950। तो x की वैल्यू आ गई 2,35,950 डिवाइड बाय 1.1 इंटू 1.2, तो 2,35,950 डिवाइड बाय 1.1 डिवाइड बाय 1.2, तो ये आ गया 1,78,750। तो ये इसकी, ये ज्यादा है ना 1,65,000 से। सिमिलरली टाटा सफारी का अगर मैं निकालूं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, सीधा मैं एक्स सब लिख सकता हूँ ना, अगर आपको समझ आ गया होगा कि 2,35,950 डिवाइडेड बाय 10, 20, तो सेम ही आ जाएगा, किसी करने की जरूरत नहीं है, 10, 20 है। ठीक है, 10, 30 है, अगर हम चौथा निकालेंगे, 2,35,950, 10, 30 है, तो 10% आ गया 1.1, 30% आ गया 1.3,
तो 2,35,950 डिवाइड बाय 1.1 और 1.3, तो ये आ गया एग्जैक्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, मोर देन, इक्वल टू नहीं बोला है, मोर देन ही पूछा, तो मतलब ये कंसीडर नहीं करेंगे, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, अब आ गया 10 10, इसका भी करना पड़ेगा। x इज इक्वल टू 2,35,950 डिवाइड बाय 1.1 1.1, तो ज्यादा ही आएगा मेरे हिसाब से, ये आएगा 1,95,000। ठीक है, तो कितनी कार की सेल जो है 2011 में ज्यादा आ गई, 1,65,000 से, तीन की, मारुति की, टाटा की और टोयोटा इनोवा की, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई व्हाट परसेंटेज इज द प्रोजेक्टेड सेल्स फॉर 2026 मोर देन सेल्स इन 2016 फॉर टाटा सफारी। अब परसेंटेज जो है कितनी ज्यादा है 2026 में, 26 टाटा सफारी की बात करें, 26 और 16 टाटा सफारी, टाटा सफारी की बात कर रहे हैं 2016 और 26, तो 2016 से बात कर रहे हैं ना, यहां से बात करते हैं। तो अगर 2016 में मान लो एक्स है, ठीक है, 20% बढ़ गई 2021 में होगी 1.2x, और 30% और बढ़ गई 2026 में होगी 1.2 इंटू 1.3x। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके देख लो, 1.2 इंटू 1.3, तो 1 पॉइंट, अगर 2016 में सेल x है और 2026 में कितनी है फिर 1.2 इंटू 1.3 1.56, तो ये कितने परसेंट ज्यादा होगी, 50%, 56%। ठीक है, ऑप्शन बी। 85th क्वेश्चन है कि द सेल्स ऑफ मारुति वैगनार इन 2021 वाज इतना, 21 में इतनी थी, प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ टोयोटा इनोवा फॉर 2026 इज इतना, ये हो गया मारुति वैगनार की 2021 में इतनी, प्रोजेक्टेड सेल टोयोटा इनोवा के 2026 में 5,44,500। व्हाट इज द रेशियो ऑफ सेल्स ऑफ मारुति वैगनार टू दैट ऑफ टाटा इनोवा इन 2021। ठीक है, सॉरी 2011, अच्छा अब बहुत पीछे जाना पड़ेगा, 21 11, सॉरी 11, पहले बात करते हैं मारुति वैगनार की 2021 में। मारुति वैगनार, मारुति वैगनार 2021 का दिया है, 2011 का फाइंड करना है, तो इसका मतलब अगर 2011 में एक्स सेल है तो 10% बढ़ी, 20% बढ़ी, इस यहाँ हो जाएगी 1.1 इंटू 1.2, 1.32x। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें दी है 1.32x की, 2,64,000, तो x की वैल्यू होगी 2,64,000 डिवाइड बाय 1.32। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा आई थिंक पूरा, सो तो मेरे हिसाब से आ जाएगा 2 लाख आ जाएगा, पूरा कट रहा है ना, 20,000 2 लाख। ठीक है, अब सिमिलरली ये है 2026 में और 2011 तक पहुंचना है हमें, ये है टाटा इनोवा, टाटा इनोवा, टाटा इनोवा 2011 पे पहुंचना है, 2011 में अगर एक्स है, ठीक है, 2011 में एक्स होगी, 2016 में हो गई 10 10 50, 2026 तक पहुंचना है ना, तो 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.5, 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.5, तो ये आ जाएगा 2026 में आ जाएगा 1.851x, तो इसका मतलब 1.815x किसके इक्वल है, 5,44,500, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 54451815 इंटू 1000। ठीक है, ये भी आई थिंक कट ही रहा होगा, 3 से, हाँ 3 से कट रहा है ना, तो आ जाएगा ये 3 लाख के करीब आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों की रेशो निकाल लो, 2:3 आ जाएगी बस। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन आई थिंक फिर भी आसान है, 2:3 था इसका आंसर। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ महिंद्रा स्कॉर्पियो हैज रजिस्टर्ड सेल्स 42,921, 21 की दे दी, व्हाट इज द डिफरेंस इन प्रोजेक्टेड सेल्स ऑफ 2026 एंड सेल्स इन 2011।
अब हमें 2021 का दे दिया। 2021 का दे दिया, सबसे पहले तो हमें 26 का चाहिए। 2021 का दिया महिंद्रा स्कॉर्पियो। हाँ, 21 का दिया, अगर 21 में एक्स है तो 2026 में कितना हो रहा है? 1.4x, 40% ग्रोथ है ना। तो 2026 का आ गया 1.4 से मल्टीप्लाई कर दो, 42,900 इंटू 1.4, तो ये आएगा 66 कितना। 2011 का पूछा, 2011 हमें पीछे जाना ना यहाँ से। अगर 2011 में एक्स था महिंद्रा का, और 2011 से हमें जाना 2021 में, 10% ग्रोथ 30% ग्रोथ, यानी कि 1.1 इंटू 1.3, तो 2021 में आ गया 1.4, इसको भूल जाओगे ना, 43x। तो 1.43x हमें दिया है 42,900, तो 42,900 डिवाइड बाय 1.43, यानी कि आ जाएगा 2011 में कितना आ जाएगा? 30,000। दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 60,000, 60 माइनस 30,000, तो 30,060, ऑप्शन बी। हम्म सेल्स ऑफ विच कार हैज हैव इंक्रीज बाय हाईएस्ट परसेंटेज इन 2011 से 2021। तो बस वही मल्टीप्लाई करके देख लो, देखो कि 20% ग्रोथ, 25% ग्रोथ, 1.2 इंटू 1.25। देखो, इसको तो हम, ये खत्म हो गया 1.1 इंटू 1.1, ठीक है और ये भी खत्म हो गए दोनों, तो ये बचे बस दोनों। इसमें चेक करके देख लो, 1.2 इंटू 1.25, तो ये आ जाएगा 1.5, और क्या बचा? 1.1 इंटू 1.3, तो 1.1 इंटू 1.3, ये आ जाएगा 1.43। तो हाईएस्ट ग्रोथ आ गई होंडा सिटी की, ये वाली, ठीक है, 11 से 21। 88, what is the sales of the all brands of car put together in 2021? 21 में कितनी सेल्स होगी ओवरऑल? अगर सारी कारों का दिखा रखा है 2011 में 7,07,850, उसका आएगा डी। डाटा सफिशिएंट नहीं है, हमें नहीं पता कि कौन सी कार कितनी बिकी है, ठीक है, क्योंकि सबकी जो ग्रोथ है 2011 से देखा जाए 21 में अलग अलग है। अगर सब टोटल हमें कार्स दे दी, सबकी ग्रोथ भी अगर सेम होती कि 2011 से 16 में, चलो मान लो सारी ही 10% बढ़ रही हैं, 16 से 21 में सारी ही 20% बढ़ रही है, तब हम बता देते हैं। अभी हमें टोटल दे दिया, हमें क्या पता कि होंडा सिटी कितनी बिकी है, वैगनार कितनी बिकी है, टाटा सफारी कितनी बिकी है ना, तो वो चीज हमें नहीं दी गई है, इसलिए आएगा डी। तो ये बस 6 क्वेश्चन है इसमें, वैसे आसान था बट विदाउट कैलकुलेटर मुश्किल है, तो इसलिए जिस क्वेश्चन में आपको लगे कि हाँ ये लेंथी हो रहा है, ठीक है, आपको कई क्वेश्चन ऐसा होता है कि लगता है कि ये तो आसान है कि हो रहा है, बट दिक्कत क्या है कि आपको कैलकुलेशन में बहुत लेंथी हो जाएगा, तो उसको अवॉइड करो पहले करना, क्योंकि हो सकता है कि बाद में ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको एक एक मिनट में हो रहे हो, तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल एंड में ट्राई करना चाहिए। ठीक है, 88, लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, 89 और 90, ठीक है, दो तरह के क्वेश्चन है इसमें। क्या है देखो, आर फॉलोड बाय टू स्टेटमेंट्स, वन एंड टू, मार्क द आंसर। सबसे पहले इन्होंने बोला कि कार्टून ऑफ बुक्स वे 70 पाउंड है ना, एक जो डब्बा है बुक्स का वो 70 पाउंड का है। ए ट्रक कैरिंग कार्टन ऑफ बुक्स लॉसेस 30% ऑफ इट्स कंटेंट इन द एक्सीडेंट। 30% जितना माल था पूरा कार्टन से, उसने लॉस कर दिया एक्सीडेंट में। हाउ मेनी कार्टन वर ऑन द ट्रक बिफोर द एक्सीडेंट? कितने कार्टन थे ट्रक में? तो ये हो गया सवाल। अब हो गया, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ये बोल रहे हैं कि वेट ऑफ द कार्टन्स लेफ्ट ऑन द ट्रक इज 7/3 टाइम्स द वेट ऑफ दोज हु वर लॉस्ट, those were lost. Difference between weight of those that remaining on truck and those were lost is 3360। देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, और ऑप्शन देखो, सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन, हमें ये देखना है कि जो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ये चीज, कि भाई कितने कार्टन से ट्रक में एक्सीडेंट से पहले, तो क्या वो स्टेटमेंट 1 से आंसर कर पा रहे हैं सिर्फ पढ़ के, या स्टेटमेंट 2 से कर पा रहे हैं, क्या दोनों से कर पा रहे हैं, क्या दोनों से नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज हमें बतानी है, ठीक है। सबसे पहले देखो, एक बॉक्स है, उसका वेट है 70 पाउंड, ठीक है, 70 पाउंड कर लो, किलो में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पी लिख लिया पाउंड। अब 30, अब टोटल मान लो कि बहुत सारे कार्टन है, हमें नहीं पता,
एक्स नंबर ऑफ कार्टन से 30% लॉस हो गया, यानी कि 0.3% गिर गए, 0.3x गिर गए और 0.7 सही है। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि टोटल एक्स कितने थे। अब सबसे पहले देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोलती है कि द वेट ऑफ द कार्टन लेफ्ट ऑन द ट्रक, जो लेफ्ट बचे हैं 0.7x, ठीक है, 0.7x इज 7/3 टाइम्स द वेट ऑफ द दोज वर द लॉस्ट 0.3x। तो ये तो सही है, ये तो हमें, ये चीज हमें क्वेश्चन से पता चल रही है कि ये सही है, बट इससे हमें कोई इसके रिगार्डिंग कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो ये से तो हमारा आंसर बन ही नहीं रहा। ठीक है, जहां भी लिखा हो कि स्टेटमेंट वन से बन रहा है वो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट टू क्या बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द वेट ऑफ ऑफ दोज दैट वर रिमेनिंग ऑन द ट्रक एंड दोज वर दैट ऑफ लॉस्ट इज 3360। अब जितने कार्टन्स बचे हैं, रिमेनिंग जितने बचे हैं और जितने लॉस हो गए, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वेट इतना दे दिया। अब हमारे पास नंबर ऑफ कार्टन कितने बचा, 0.7x। ठीक है, इन टोटल वेट हो जाएगा इंटू 70 माइनस जो गिर गए 0.3x, वेट होएगा 70। अब इनका डिफरेंस दिया 3360। ठीक है, अब यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। अब मुझे निकालना हो या ना निकालना हो तो बात की बात है, चलो निकाल लेते हैं। 360 डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 0.4, यहां से मेरे पास 120 आ गई वैल्यू। तो स्टेटमेंट टू से मेरे पास वैल्यू आ रही है 120 कार्टन से। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल वेट कितना हो गया, 120 इंटू 70, ठीक है, 8400 पाउंड। ठीक है, 120 में 30% लॉस हो गया, यानी कि 120 का 30% हो गया 36 ना। हाँ, 120 में 36 गए और कितने बच गए फिर, चार, 84 बच गए। अब दोनों में डिफरेंस कितना है कार्टन्स में, वो है 3360। 84 माइनस 36, 84 माइनस 36 इंटू 70, 3360। ठीक है, तो ये वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, ये इक्वेशन बनेगी, वहीं से हमें पता चल जाएगा कि भाई हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अब ऑप्शंस पढ़ो। ऑप्शन ए बोलता है कि इफ द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग ओनली यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट्स अलोन बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। कि स्टेट हम एक स्टेटमेंट से आंसर कर सकते हैं बट दूसरी स्टेटमेंट से नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन सही आ जाएगा मेरे हिसाब से। ऑप्शन बी है इफ क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड बाय आइदर स्टेटमेंट अलोन, गलत है। ऐसा नहीं कि हम ए से भी इससे कर दें या इससे कर दें, दोनों से, वन से तो कर ही नहीं रहे, आंसर बन ही नहीं रहा हमारा। सी है इफ क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट्स टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट, कि हमें दोनों को मिला के होगा कि वन एंड टू स्टेटमेंट्स हैं, दोनों को एक साथ यूज करके हम इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे, जो कि गलत है। डी इफ क्वेश्चंस कैन नॉट बी आंसर्ड इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर, कि दोनों ही को यूज करके हम आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत है, हमने आंसर कर दिया। ठीक है, 90। ये बोला है कि अनु opened a saving account with a constant annual interest by depositing रुपीज 750। व्हाट वाज एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। उसने एक सेविंग अकाउंट ओपन किया जिसमें कांस्टेंट एनुअल इंटरेस्ट है, 750 रुपए जमा किए। अब क्वेश्चन क्या है कि हम हमें ये बता दो कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो स्टेटमेंट वन क्या बोलती है कि बैंक डजंट चार्ज फॉर सर्विस एंड शी मेड नो ट्रांजेक्शन फॉर फर्स्ट 3 इयर्स। ठीक है, कि बैंक किस ने कोई चार्ज नहीं किया किसी भी सर्विस के लिए, और उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं करी 3 साल के लिए। ठीक है, मतलब जितने पैसे थे वैसे के वैसे ही थे। स्टेटमेंट टू है 3 इयर्स लेटर हर सेविंग्स वाज इतनी, 3 साल बाद उसकी इतनी सेविंग होगी। अब देखो, अगर मेरे खाते में आज की डेट में कुछ पैसे हैं, 100 रुपए हैं, 1 साल बाद मान लो कि 120 130 रुपए हैं। अब 120 रुपए मान लो, अब ये नहीं बोल सकता ना कि मैं कि किसी को बोलूं कि हम इंटरेस्ट बता दो, बोलेगा 20 रुपए इंटरेस्ट होगा। अब ये भी तो हो सकता है कि मैंने बीच में कोई ट्रांजेक्शन कर दियो। ठीक है, तो इसलिए स्टेटमेंट वन भी इंपॉर्टेंट है, कि ये हमें एग्जैक्ट बता रहा है कि भाई उसने ना कोई ट्रांजेक्शन की है, ना बैंक ने कोई चार्ज लिया। इसका मतलब पूरा जो 3 साल बाद अमाउंट होगा वो प्रिंसिपल होगा प्लस इंटरेस्ट होगा। और स्टेटमेंट टू से हमें पता चल रहा है कि इतना अमाउंट है उसकी सेविंग्स में, इसका मतलब इन दोनों की डिफरेंस हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा। इंटरेस्ट किसके इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट, वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है,
हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है 750, टाइम है 3 साल, तो यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो इस ये ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी, कि हमने दोनों स्टेटमेंट्स को यूज करके हमने बताया आंसर। ठीक है, अगर मैं स्टेटमेंट वन को देखूं, स्टेटमेंट वन अलोन से मैं नहीं बता सकता कि भाई इतना इंटरेस्ट है, स्टेटमेंट टू से भी नहीं बता सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि उसने कोई ट्रांजेक्शन की है या नहीं की है। तो वो स्टेटमेंट वन से पता चल रही है, टू से हमें इंटरेस्ट पता चल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन आ जाएगा सी। तो इसी के साथ ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो नीचे कमेंट कर देना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ उससे पूछ सकते हो। बाकी नीलिट की प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा है, तो उसमें साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसके अलावा नीलिट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो प्रीवियस ईयर पेपर है, ये वाला पेपर है, उससे आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।